हेलो। गुड मॉर्निंग सर। सोल्यूशन दो तरीके के होते हैं, आइडियल नॉन आइडियल, और नॉन आइडियल के अंदर दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव सोल्यूशन, निगेटिव सोल्यूशन। जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं उसको पॉजिटिव बोलते हैं, जो निगेटिव डेविएशन दिखाते हैं उसे निगेटिव बोलते हैं। तो उसका हमने सारा जो प्रॉपर्टी होता है वो डिस्कस कर लिया था, बस ग्राफ बचा हुआ है तो हम वही देखने जा रहे हैं। देखो आइडियल सोल्यूशन के लिए जब ग्राफ बनाओगे, राउल्स लॉ आपको याद है? पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पीबी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। और टोटल प्रेशर जब लिखते हैं तो वो पी ए प्लस पीबी होता है, और पी ए का वैल्यू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पीबी का वैल्यू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये याद है ना? ये हमने यस सर। आइडियल के लिए लिखा था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी और टोटल प्रेशर जब ए और बी का बाइनरी मिक्सचर हो। बाइनरी मिक्सचर का मतलब दो कंपोनेंट का सॉल्यूशन बनाया जा रहा है। अब अगर इधर से इधर जा रहे हैं तो मान लेते हैं कि यहां पे केवल ए है या इधर केवल ए है, तो यहां पे जो एक्स ए है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए वो 0 है, और जो एक्स बी है वो पूरा 1 है। और ये एक्स से बढ़ के इस तरफ एक्स से 1 हो गया और एक्स बी 0 हो गया। क्या ये समझ में आया? जो ए और बी है इसका मोल फ्रैक्शन इधर एक्स ए और एक्स बी है। तो मान लिया इस कॉर्नर पे एक्स से पूरा 0 है, एक्स से कुछ भी नहीं है, पूरा एकदम प्योर एक्स बी है। और इधर मान लिया कि एक्स से 1 का मतलब केवल और केवल मोल फ्रैक्शन ए का है, बी कुछ नहीं है, तो एक्स बी 0 है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनता है। इस इंड पे एक्स बी 1 है, तो इसका जो यहां पे होगा ये पी नॉट बी होगा, ये पी नॉट बी होगा, यानी कि प्योर जब एक्स से कुछ नहीं है, केवल मोल फ्रैक्शन बी का है, तो उस पे जो प्रेशर होगा वो सबसे ज्यादा कब होगा? जब इसको कट करेगा प्योर का प्रेशर। यहां पे एक्स से 1 है, एक्स बी कुछ नहीं है, यानी प्योर केवल एक्स से है, तो उसका प्रेशर देखोगे तो यहां पे पी ए नॉट हो जाएगा। और जब इन दोनों को मिलाओगे तो वो टोटल प्रेशर का आएगा। इसको अगर ऐसे मिला दो तो ये आपका पीटी हो गया, ठीक। और ये पीबी वाली लाइन ये सबसे हाईएस्ट है, तो ये पी नॉट बी होगा और ये पीबी होगा। यहां पे पी नॉट ए है तो ये वाली लाइन पूरी पी ए होगी। क्या ये समझ में आया? यस सर। कैसे हो रहा है? तो देखो, अगर मान लो इसे 0 मान लें तो 0 एक्स के लिए, तो एक्स से ऐसे जैसे जैसे आगे जाएंगे, एक्स से 0 से 1 पे जा रहा, एक्स की वैल्यू मैं बात कर रहा हूं। एक्स से जब 0 से 1 पे जा रहा मींस कि एक्स का मोल फ्रैक्शन इधर से जब ऐसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो बढ़ रहा। अगर एक्स का प्रेशर बढ़ रहा है, एक्स बढ़ेगा तो अपना प्रेशर भी लगाएगा, तो वो जैसे जैसे बढ़ेगा तो देखो यहां तो 0 है, यहां तो एक्सए का कोई भी प्रेशर नहीं है, पर यहां सबसे ज्यादा उसी का है। मतलब यहां से जैसे जैसे हम जाएंगे, और ए जो कंपोनेंट है ए और बी का, ये बाइनरी मिक्सचर है। बाइनरी मिक्सचर मतलब दो लोगों का मिक्सचर। तो इधर से इधर जाने पे ए बढ़ रहा है, तो इसका प्रेशर भी ऐसे बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, और यहां पहुंचने पे एक्स बी कुछ नहीं, एक्स बी पूरा 0 है, बस एक्स से ही है। तो इसलिए सबसे ज्यादा यहाँ पे जो प्रेशर है वो केवल ए के कारण, प्योर के कारण पी नॉट ए है। सेम यहां पे अगर देखोगे तो इस पॉइंट पे एक्स ए नहीं है, केवल एक्स बी है, क्योंकि एक्स बी 1 है, मोल फ्रैक्शन सबसे ज्यादा 1 हो सकता है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, और पूरा केवल एक्स बी ही है। तो इसलिए यहाँ पे एक्स ए के कारण जो प्रेशर है वो 0 है, एक्स बी के कारण यहाँ पे है। ये एक्चुअली वेपर प्रेशर का, ये ऐसे ऊपर जा रहे हो तो ये वेपर प्रेशर बता रहा है, वेपर प्रेशर वाई एक्सिस पे। इधर भी ये वेपर प्रेशर बता रहा है। तो यहां पे देखोगे तो एक्स बी का मोल फ्रैक्शन 1 है, तो यानी जो पूरा प्रेशर आएगा केवल पी नॉट बी
XB के कारण आएगा। जैसे जैसे इधर से जा रहे हैं XB 1 से XB 0 हो गया, इसलिए इसका प्रेशर ऐसे ड्रॉप होते 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 यहाँ पे 0 हो गया। और इन दोनों का कंपोनेंट जब टोटल प्रेशर होगा वो ऐसे चलेगा। समझ में आया? यस सर। आगे चल रहा हूं मैं। आइडियल सोल्यूशन के बाद सेकेंड था नॉन आइडियल सोल्यूशन। और नॉन आइडियल सोल्यूशन में दो तरीके के थे, पॉजिटिव डेविएशन वाले, निगेटिव डेविएशन वाले। तो इसका पहला है पॉजिटिव, ये साथ में बनाते चलना, मैं अभी आपको समझाऊंगा। पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन और दूसरा है आपका नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन। ये जो ग्राफ आपका आइडियल का था, ये पहले तो यही सेम ऐसे डॉट 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 करके बनाना है, पूरा लाइन मत खींचना, बस डॉट 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 करके बनाना, फिर मैं आपको बताता हूं। देखो ये हमने बना लिया ना, सेम जो पिछला वाला था एकदम सेम वही बनाया है। ये आपका अगेन ये यहां पे XB1 है तो ये P0B होगा, और यहां पे XA1 है तो ये P0A होगा। ठीक, अब जिन्होंने बना लिया है ठीक है, जिन्होंने नहीं बनाया बस इधर देखो। जब भी पॉजिटिव डेविएशन की बात आ रही है, ये जो लाइन आइडियल वाली है इसके ऊपर से ऐसे बना दो। ठीक, जब भी पॉजिटिव डेविएशन इसके ऊपर से ऐसे बनाओ। सही है? ये वाली लाइन है इसके भी ऐसे ऊपर से बनाओ। तो ये डॉट 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 वाला जो है ये आइडियल का ग्राफ है, पॉजिटिव डेविएशन का ये रेड वाला ग्राफ है। सेम अगर निगेटिव डेविएशन का कराना है तो इस आइडियल के नीचे बनाना है, मतलब ये ऐसे जाएगा, इसका ऐसे होगा और इसका ऐसे होगा। समझ में आया? ये इसका XB1 था तो यहां ये P0B है, और यहां XA आपका 1 है और XB 0 हो गया। तो इस जगह पे जो कट आएगा वो आपका P0A होगा यहां पे। समझ में आया ना? ये जो डॉट डॉट है ये आइडियल का ग्राफ है, तो आइडियल से नीचे से ऐसे जाओगे तो निगेटिव डेविएशन, और जब नीचे से जाने की बात हो रही है तो इसके भी ऐसे नीचे से और इसके भी ऐसे नीचे से, तीनों ग्राफ का, चाहे वो PA हो, PB हो, या ये आपका PT का ग्राफ है, ये आपका P0A है तो ये PA का ग्राफ है, और ये इधर से आ रहा है तो ये PB का ग्राफ है। सेम ये PT अभी ऊपर से जाने लगा, जो आइडियल है उसके ऊपर पॉजिटिव डेविएशन दिखाने लगा। सेम ये जो PA वाला ग्राफ आइडियल था इससे ये ऊपर से जाने लगा, और ये जो PB वाला ग्राफ था इसके भी ये ऊपर से जाने लगा, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन दिखाना है उसको निगेटिव डेविएशन दिखाना है। ये जो PT है एक्चुअली यही है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, बाकी PA और PB तो पार्शियल प्रेशर है A और B कंपोनेंट का। आगे चलूं? देखो नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है, उसे कहते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ध्यान से सुनना क्या होता है एजियोट्रोपिक मिक्सचर। जैसे मान लो आप अल्कोहल और दूध को या मान लो पानी को मिला देते हो, दो लोगों को मैं मिलाता हूं, किसको? अल्कोहल को प्लस वाटर को। अब अल्कोहल का मान लो बॉइलिंग पॉइंट लेट सपोज कि 40 डिग्री सेल्सियस है, और जो वाटर है उसका 100 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर इन दोनों को मुझे अलग करना हो, मिक्सचर जो है उनको अलग करना हो, तो मैं क्या करूंगा? इनका जो मिक्सचर है इसे हीट करना शुरू करूंगा और 40 डिग्री सेल्सियस पे रोक दूंगा टेम्परेचर को। 40 डिग्री सेल्सियस पे जो अल्कोहल है वो तो उबलने लगेगा और वेपर बन के वाष्प बन के बाहर निकलने लगेगा। तो मैं उसे में फिर कंडेंस करके लिक्विड में फिर से लाके वेपर से और अलग कर लूंगा। बाकी जिस
जिस बर्तन में मैं उबाल रहा था उसमें बस पानी बचा रह जाएगा, क्योंकि वो वेपर नहीं बनेगा, वो बनेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, पर हमने 40 पर ही रोक दिया था। इसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जब आप कई मिक्सचर हो, यहां तो दो का लिया है, अगर मान लो कई चीजों का मिक्सचर हो, फिर आप एक एक फ्रैक्शन को अलग करते हो, हीट करके पहले वेपर बनाते हो, फिर उसे कंडेंस करके लिक्विड बना के अलग कर लेते हो। बट इन दोनों का मिक्सचर का एक ऐसा निश्चित कंपोजिशन होगा कि इतना परसेंट एक और दूसरा उतना परसेंट लोगे, उस समय पे जो मिक्सचर आएगा उसका एक अलग से बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, और वो ना तो 40 करने पे ये निकलेगा, ना तो 100 करने पे वो निकलेगा। वो जो अलग से एक बॉइलिंग पॉइंट आएगा, उस पे जब आप हीट करोगे तो सीधे दोनों साथ में बाहर आएंगे। समझ में आया? और इस टाइप का जब मिक्सचर बन जाता है तो उसे कहते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ठीक है? पर जो जो सॉल्यूशन का एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाते हैं उनका पहले से कंपोजिशन फिक्स होता है, उस कंपोजिशन पे रखोगे तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाने के लिए कंपोजिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या लिखेंगे इसमें, कोई पूछेगा एजियोट्रोपिक मिक्सचर तो बता लोगे ना? दिस टाइप ऑफ लिक्विड मिक्सचर हैविंग अ डेफिनेट कंपोजिशन। तो यहां पे यह डेफिनेट कंपोजिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। एंड बॉइलिंग लाइक अ प्योर लिक्विड इज कॉल्ड एजियोट्रोपिक मिक्सचर। मैंने आपको समझा दिया है कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक दो सॉल्यूशन को मिलाओगे, एक उनका पहले से डेफिनेट कंपोजिशन है, उस कंपोजिशन में मिलाओगे तभी बनेगा एजियोट्रोपिक मिक्सचर। उसमें अगर मिला दोगे तो वो एक प्योर लिक्विड के तरीके से बिहेव करेंगे और उनका एक अपना अलग से बॉइलिंग पॉइंट आएगा। जो जो आपने मिलाया है उनके बॉइलिंग पॉइंट पे वो बॉयल नहीं होगा। मींस अगर ए बी सी तीन सोल्यूशन मिलाया है तो ना ए के बॉइलिंग पॉइंट पे मिक्सचर बॉयल होगा, ना बी के, ना सी के। ए प्लस बी प्लस सी का जो एक मिक्सचर सोल्यूशन आया है उसका अपना अलग से एक बॉइलिंग पॉइंट आएगा। उस बॉइलिंग पॉइंट पे ए बी सी डायरेक्टली बाहर तीनों साथ में जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से एक एक करके बाहर निकाल पाओ, कि ए के बॉइलिंग पॉइंट पे निकालो, ए बाहर हो गया, फिर बी के बॉइलिंग पॉइंट पे हीट करो, बी बाहर हो गया, सी रह गया आपका आरबी में पहले से जिसमें था। तो इस टाइप के जो मिक्सचर बनते हैं उसको कहते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। इसलिए लिखा है दिस टाइप ऑफ लिक्विड मिक्सचर हैविंग डिफिनिट कंपोजिशन एंड बॉइलिंग। तो बॉइलिंग पॉइंट और डिफिनिट कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है, तो वो प्योर लिक्विड के तरीके से बिहेव करेगा। ये नोट ऐसे डाल लिख सकते हो, एजियोट्रोपिक मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है? और इस फिनोमिना को एजियोट्रोपी बोलते हैं। दो तरीके का होता है ये, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो मैं यहीं पे टाइप इसका लिख दे रहा हूं। ये दो तरीके का होता है, मैक्सिमम, बाकी इसके बारे में बहुत पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। चलो नोट करो, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप जो होता है ये निगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन होता है, निगेटिव डेविएशन शो करता है। अभी हम आइडियल नॉन आइडियल में निगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन देख रहे थे ना, वही है। और मिनिमम वाला पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। देखो पहले हेडिंग डालोगे, फिर ये लिखोगे, फिर लिखोगे दो टाइप का होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मैक्सिमम वाले में निगेटिव डेविएशन सोल्यूशन को होता है, और जो मिनिमम होता है ये पॉजिटिव डेविएशन सोल्यूशन होता है। ठीक है?
नेक्स्ट टॉपिक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में दोगे 12th के बाद तो वहां भी पूछे जाते हैं और आपके बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। वह है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसके पहले किसी ने पढ़ी है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब यह होता है ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं, जो नंबर पे डिपेंड करता है। अगर कम होगा या ज्यादा होगा इससे प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। समझ में आया? मींस लेट सपोज कि आपने शरबत बना रहे हो, पानी में चीनी मिला रहे हो, तो चीनी सॉल्यूट है। चीनी के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आप ऐड कर रहे हो, जो जो प्रॉपर्टी इस पे डिपेंड करेगी उसको बोलेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो जो प्रॉपर्टी इस पे डिपेंड करेगी कि चीनी के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को पानी में ऐड किया गया, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट का चेंज होना, बढ़ना या घटना, ऑस्मोटिक प्रेशर का बढ़ना या घटना, रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर। तभी मैं एक एक करके समझाऊंगा, पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब कोई बोले तो बस इतना याद रखना कि अगर मैं सॉल्यूट का नंबर चेंज करूंगा तो जो सॉल्यूशन का ओवरऑल जो प्रॉपर्टीज है, जो प्रॉपर्टीज चेंज होंगी वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, नोट करो इसे, साथ में नोट करते जाना। यस सर। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depends entirely upon the number of particles of solute। अब solute में वो आयंस हो सकते हैं, जैसे अगर सोडियम क्लोराइड अगर मैं ऐड कर रहा हूं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। जैसे अगर मैं चीनी ऐड कर रहा हूं तो आयंस में नहीं टूटेगा। या एसोसिएटेड मॉलिक्यूल की भी बात करते हैं। इन अ गिवन वॉल्यूम of solvent and not on the chemical nature of solute। साथ में नोट कर लेना। देखो क्या लिखा मैंने, द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन विच डिपेंड्स इंटायरली अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट। ऐसे प्रॉपर्टीज जो सोल्यूट के नंबर पे डिपेंड करता है। अब वो सॉल्यूट आयन हो सकता है, आयन से मतलब सोडियम क्लोराइड ऐड कर दूं तो वो Na+Cl- में टूट जाएगा। या मॉलिक्यूल हो सकता है, जैसे अगर मैं चीनी ऐड करूं ग्लूकोज तो वो नहीं टूटेगा, वो तो जैसे है वैसे रहेगा। या एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स का मतलब है कभी कभी ऐसा होता है कि दो मॉलिक्यूल आपस में डाइमर बना लेते हैं, जुड़ जाते हैं। तो कोई भी हो सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करेगा, तब हम कहेंगे कि वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, उसके आगे थोड़ा एक्सटेंड किया गया, इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब जो सॉल्वेंट है वो फिक्स है। ऐसा नहीं कि हम सॉल्वेंट को चेंज कर रहे हैं। मतलब कि पहले अगर 1 लीटर में हमने 1 ग्राम चीनी ऐड किया था, तो अगेन मैं अगर चीनी का वेट बढ़ा दूं, मान लो मैं 100 ग्राम कर दूं, तो 1 लीटर में ही डाल के हम ये दोनों का देखेंगे कि कितना क्या चेंज हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब क्या चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं कि 1 ग्राम के लिए 1 लीटर लिया था, अब सॉल्वेंट बढ़ा के 2 लीटर कर दिया। नहीं, जो वॉल्यूम है सॉल्वेंट का जिसमें आप चेक कर रहे हो वो फिक्स रहेगा, इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। एंड यह लिखा है कि इतने पे डिपेंड करना चाहिए, नॉट ऑन द केमिकल नेचर ऑफ सॉल्यूट। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब यह है कि अगर आप चीनी ऐड करो या उतने, जैसे लेट सपोज कि 10 मोल आपने चीनी ऐड किया, तो 10 मोल ही दूसरा मॉलिक्यूल कुछ ऐड करो जो आयंस में नहीं टूटेगा, सेम टाइप का ही है, तो उसका जो चेंज होगा, जैसे बॉइलिंग पॉइंट में जो चेंज आएगा वो दोनों में बराबर होगा। ऐसा नहीं है कि चीनी में कुछ और आएगा और दूसरा मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो कुछ और आएगा। जैसे मान लो मैं आयंस की बात करता हूं, एक सोडियम क्लोराइड एक पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है? तो आप सोडियम क्लोराइड ऐड करो या पोटेशियम क्लोराइड ऐड करो, दोनों अगर सेम नंबर में ऐड करोगे तो सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट ये चेंज होगा वो सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि केवल एक नंबर पे डिपेंड होगा। अगर नंबर सेम ऐड किया है तो सेम चेंज आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पोटेशियम और सोडियम अगर चेंज किया तो उनके प्रॉपर्टी से डिफरेंट हो जाएगा। तो सोडियम और पोटेशियम से कुछ चेंज नहीं होगा, वो कितने नंबर में है बस इस पे डिपेंड करेगा। इसलिए लिखा है कि नॉट ऑन द केमिकल नेचर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का क्या केमिकल नेचर, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक,
समझ में आया? Yes, sir. आगे चलूं? देखो कौन कौन से होते हैं। तो दीज आर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहला है आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये नीट में डायरेक्टली क्वेश्चन आया था। 4 ऑप्शन दे रखा था और पूछ रखा था कौन कौन सा ऐसा है जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो कौन कौन होता है वो देख लो जल्दी से। 4 होते हैं। पहला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर में जो सॉल्वेंट था उसके कंपैरिजन में जब सॉल्यूट मिलाया गया तो कितना कम आया वेपर प्रेशर। तो अभी एक एक के बारे में पढ़ेंगे, बस एक साथ सबका एक बार लिख लो। दूसरा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तीसरा होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और चौथा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जिनके जिनके पास हिंदी वाली बुक है तो पहला रिलेटिव इन लोअरिंग प्रेशर का मतलब होता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, और ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है क्वथनांक का उन्नयन। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब होता है परासरण एवं परासरण दाब। एक्चुअली ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब होता है परासरण दाब, और ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है हिमांक का अवनमन। देखो पहला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, देखो क्या होता है इसका मतलब। मान लो कि ये पहले एक सॉल्वेंट था। ये क्या था? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के रूप में मान लो लेट सपोज हमने ले लिया H2O, पानी था, ठीक है। और इसको अगर मैं एक बंद कर दूं, इसको क्लोज्ड वेसल में ले लिया हमने, तो ये क्लोज्ड कंटेनर या क्लोज्ड वेसल है, क्लोज्ड कंटेनर है। तो इसका कुछ वेपर प्रेशर ऐसे वेपर बना होगा, अगर इसे मैं हीट करूं तो यहां भी H2O होगा जो इस पे वेपर प्रेशर लगा रहा होगा। तो इसका प्योर का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। इसके बाद अगर मैं इसमें, ये भी क्लोज कंटेनर है, अभी मैं इसमें मान लो कि H2O भी है और इसके साथ मैंने इसमें नमक डाल दिया, NaCl डाल दिया। अब क्या होगा? जो फिर से इसका H2O जाएगा, ऐसे ऊपर ऐसे वेपर बना होगा और वो इस पे प्रेशर लगा रहा होगा, ठीक है। तो यहां पे अगर प्रेशर मान लो P1 लग रहा था और यहां पे प्रेशर अब P2 लगेगा, सेम प्रेशर H2O ही यहां पे भी है, NaCl नहीं वेपर बन के ऊपर जाने वाला, NaCl नीचे ही रहेगा। बट अगर P1 यहां लग रहा था, H2O ही यहां P2 लगा रहा था, तो P1 और P2 अलग अलग होंगे और P1 ज्यादा होगा P2 से। जब हम कुछ भी ऐड कर देते हैं तो वेपर प्रेशर घट जाता है, यानी यहां पे जो P1 होगा वो ज्यादा होगा P2 से। समझ में आया? एक्चुअली जो P1 होगा ये P0 H2O के बराबर होगा, H2O का जो प्योर का वेपर प्रेशर है। लेकिन यहां पे जो होगा ये P0A नहीं होगा या P0H2O नहीं होगा, ये सिंपल PH2O होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O। ठीक, समझ में आया? तो ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O है, ये प्योर का जो प्रेशर होगा इससे हमेशा कम होगा। तो कितना कम होगा? तो मान लो अगर इसको मैं A मान लूं और जो कंपोनेंट मिलाया इसको A, जिसको मिलाया इसको B मान लूं, तो ये ज्यादा होगा इससे। ये अगर PA है, इसको P0H2O को अगर मैं P0A ले लूं और इसको PA ले लूं, ले सकते हैं ना? Yes, sir. H2O को मैंने A बोल दिया है, तो P0H2O से P0A हो गया और PH2O से ये PA हो गया।
क्योंकि H2O को मैंने A बोल दिया। मान लिया कि जो A है वो सॉल्वेंट है और जो B है वो सॉल्यूट है NaCl। जो A है वो सॉल्वेंट है जो कि हमने H2O ले रखा है, और जो B है वो सॉल्यूट है जो कि हमने NaCl ले रखा है। अब कोई पूछे कि बताओ ये कितना कम हुआ होगा, तो जो पहले था उसमें से इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा P0A माइनस PA। यही होगा ना। अगर कोई पूछे कि कितना कम हुआ, तो जो प्योर का था पहले उसमें से जो अभी आ रहा है उसको घटा देंगे तो आ जाएगा ना। यस सर। तो ये तो आ गया कि कितना कम हुआ। जब रिलेटिव देखोगे, लिखा है रिलेटिव, तो रिलेटिव के लिए जो पहले था उससे डिवाइड कर देंगे, जो पीए था। अब ये कितना कम हुआ है, और ये जब डिवाइड कर दिया तो इसके रिलेटिव में कितना कम हुआ है, इसी को बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये किसके बराबर होगा? तो ये आपके बराबर होगा एक्स बी के, एंड दैट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। जो ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा, ये मोल फ्रैक्शन होगा किसका? बी का, यानी कि सॉल्यूट का। ये क्या है? एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एक्स ए जो होगा ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और जो एक्स बी है, बी चूंकि NaCl सॉल्यूट है तो इसको कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसी को एक और तरीके से फॉर्मूला लिखा जाता है, तो उसको लिखते हैं P0A माइनस PA अपॉन PA इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल M अपॉन कैपिटल W। कैसे आया है ये? तो N2 के लिए नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या करेंगे? N2 क्या है? अच्छा, इसको ना ऐसे लिख लो, N2 की जगह पे ऐसे लिख लो NB अपॉन Na प्लस NB। सही है। जो B है वो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल से मोल फ्रैक्शन आ जाएगा XB। अब ये जो NB है, नंबर ऑफ मोल ऑफ B, इसको कैसे लिखते हैं? ऐसे ही लिखते हैं ना, वेट अपॉन मोलर वेट। तो वहीं से लिखा हुआ है वेट अपॉन मोलर वेट। ये फिर से अगेन ये इसको नीचे करोगे वेट अपॉन मोलर वेट। समझ में आ रहा? स्मॉल w वेट ऑफ सॉल्यूट है। स्मॉल w जो है ये वेट ऑफ सॉल्यूट है। कभी कभी ना ऐसा होता है कि आपका ये स्मॉल और कैपिटल नहीं पता चलता, तो इसको W1 कर लो और इसको WA कर लो अपॉन MA कर लो, और इसको कैपिटल MB अपॉन WB कर लो। ये सॉरी, ये मैंने उल्टा कर दिया है। ये आपका सॉल्यूट है। ये मैंने ए और बी इसलिए लगाया है कि कभी कभी गलती हो जाता है कि स्मॉल ए नीचे था, स्मॉल एम नीचे था या कैपिटल एम नीचे था, स्मॉल डब्ल्यू नीचे था या कैपिटल डब्ल्यू नीचे था। इसके लिए डायरेक्ट लिख लो, बी को हमने सॉल्यूट लिया था तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये डब्ल्यू बी के लिए हम लिख रहे हैं, और डब्ल्यू ए जो होगा वो वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा। सेम एम ए जो होगा वो मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है, और अगर एम बी लिखेंगे तो ये मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट है। ए को हमने यहां पे सॉल्वेंट बोला है,
और बी को सॉल्यूट बोला है। समझ में आया? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? सर प्योर वेपर प्रेशर से डिवाइड होगा सर। क्या? सर प्योर वेपर प्रेशर से डिवाइड होगा। किसको प्योर वेपर प्रेशर से करना है? सही जो आपने लिखा है एक्सबी के नीचे, नहीं सर एक्सबी के सामने जो लिखा है सर, एक्सबी हाँ, के ये प्योर होगा, पहले प्योर था ना, प्योर से ये घटा हुआ है ना, जो प्योर था फिर घटा, तो इससे पता चला कितना कम हुआ है, और फिर जो पहले था उससे हम डिवाइड करते हैं तो पता चलता है इसके रिलेटिव कितना घटा है। इसी से बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है 3-4, तो वो हम डिस्कस करेंगे, या एक डिस्कस कर लूं? नो सर। ठीक है, अच्छा आप लोग जा सकते हो, हम यहीं पे आज क्लास एंड कर रहे हैं। ये बस याद रखना कि एक्स बी जो है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, इधर लिखा है मैंने वैसे एक्स बी। एनसीईआरटी में देखोगे तो डायरेक्ट लाइन लिखा है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो जो ये लिखा है बस इसी को लैंग्वेज में लिखा हुआ है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो होगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।